आ जाओ तुलसी बैठो। इस साइड पढ़ा दें लॉजिकल रीजनिंग, क्या पढ़ा दें? अच्छा चलो बैठो। और कौन बाकी बच्चे कहाँ चले गए? ये इतने ही आए थे, इतने ही आए? 5 6 7 8 20 बच्चे हो गए। हाँ क्या हुआ? पूछिए, कौन कह रहा पूछिए। चलो कोई आना बाकी तो नहीं रह गया? शुरू करें? कल हम लोगों ने टॉपिक जो शुरू किया था स्टार्टिंग में, हाई कोर्ट के बारे में मैंने आपको बताया था कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस क्या होते हैं, कैसे अपॉइंट होते हैं, और पहले इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताई थी, ये बताई थी कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस कैसे रिमूव होते हैं। एक बार ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस कैसे रिमूव होते हैं, उन्हें हटाने के लिए जो प्रक्रिया होती है उसको हिंदी इंग्लिश में क्या कहते हैं? महाभियोग होता है। संविधान के अंदर ऐसे कौन से अंग हैं जिनका महाभियोग होता है? राष्ट्रपति होता है, महान्यायवादी होता है, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर इक्वल होता है। सुप्रीम कोर्ट के जज का महाभियोग, हाई कोर्ट के जज का महाभियोग, ठीक है। और किसका इम्पीचमेंट हो सकता है बताओ? प्राइम मिनिस्टर का इम्पीचमेंट हो सकता है, स्पीकर का, किस किस का इम्पीचमेंट और हो सकता है बताओ? कैग का, महाअभिलेखाकार जो होता है ना, होता है कि नहीं सार्थक? कैग का महाभियोग जैसा होता है लेकिन पूरी तरीके से नहीं होता है। चलो महाभियोग तो नहीं कह सकते उसको। और किसका महाभियोग होता है इम्पीचमेंट, और किसका हो सकता है बताओ? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही, गुड। और इधर राज्यपाल का नहीं, राज्यपाल तो डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर पे करते हैं, जब मन करा उठा करके निकाल दिया। और किसी का महाभियोग बचा? राष्ट्रपति का बोल दिया आपने, बताया सही। उपराष्ट्रपति का नहीं, क्योंकि उपराष्ट्रपति का रिमूवल है, बस वहाँ के जो चेयरमैन मतलब राज्यसभा के मेंबर होते हैं वही कर देते हैं उसका रिमूवल। समझ में आया? ऐसी चीज़ों को याद रखने के लिए अलग से नोट कर लेना कि किस किस का इम्पीचमेंट किया जा सकता है घर पे जाकर के, ताकि आपको आसानी होगी एक ही जगह लिखो। क्योंकि अभी याद है, साल भर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे तो भूल जाओगे। चलो अब आप लोगों से एक क्वेश्चन है मेरा कि कितने हाई कोर्ट हैं इंडिया? हर हाई कोर्ट के अंदर दो तरीके के लोग होते हैं, एक होते हैं हाई कोर्ट के जजेस और एक होता है प्रत्येक हाई कोर्ट का मुख्य चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, अगर यही बात हम सुप्रीम कोर्ट के सिस्टम की करें तो सुप्रीम कोर्ट में जजेस होते हैं और एक होते हैं मुख्य न्यायाधीश, जिनको हम बोलते हैं चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। बोल सकते हैं क्या उनको? कभी नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कभी मत कहना, क्योंकि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही कहलाते हैं। लेकिन बाकी के जो 25 चीफ जस्टिस होते हैं इनको चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ही बोला जाएगा। कल मैंने बताया था, मैं एक बार रिकॉल करे दे रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, आप याद रखें। सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति, सीजीआई की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति साहब। ये बाध्यकारी होते हैं, बाध्यकारी में आप ऐसा एरो बना सकते हो और इस एरो पे एक नोट लगा सकते हो कि ये तीर जो है वो ऐसा लेके जा रहा है कैरी करके कि बाउंड कर देगा, यानी बाध्यकारी। अपने अपने शॉर्टकट है किसका? एक्स सीजीआई, जो सीजीआई अभी जाने वाले हैं और नए सीजीआई आने वाले हैं। तो फिर क्या सर ये सीजीआई चले जाएंगे तब राय देंगे? नहीं, ये अपने पद पर विराजमान होते हुए ही राय देंगे। इसलिए कभी भी यूपीएससी के प्री में लिख के आ जाए कि राष्ट्रपति को एडवाइस जो देंगे वो एक्स सीजीआई देंगे, कभी नहीं, प्रेजेंट सीजीआई देंगे। इसलिए नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति से पहले पुराने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपने पद पर रहते हुए उन्हें एक पत्र लिखते हैं। ठीक है, लेटर ही क्यों लिखते हैं? क्योंकि माना जाता है कि लेटर में कॉन्फिडेंशियलिटी बनी रहती है। ठीक है, अब ये जो सीजीआई है इनकी राय बाध्यकारी होती है, लेकिन सीजीआई जो है क्या ये अपने मन से नाम देते हैं? नहीं, इसके पीछे दो रूल है। इसके पीछे है कोलेजियम,
इस कॉलेजियम में सिर्फ जुडिशरी के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ 3 जजेस और रहते हैं। इस कॉलेजियम का जब सबसे पहले शुरू हुआ तो 3 था, अब ये 5 to 7 मेंबर बॉडी बन गई है। इसके अंदर जजेस रहते हैं, वो जजेस जो है सिंपल सी चीज़ देखते हैं, अब कौन हमारे यहाँ सीनियर मोस्ट बचा हुआ है। जो सीनियर मोस्ट होता है उसका नाम लिख करके ये लोग इन्हें देते हैं, ये वही लेटर फॉरवर्ड कर देते हैं प्रेसिडेंट। क्या ये प्रेसिडेंट को लेटर बाई हैंड देते हैं, बाई कुरियर देते हैं, बाई क्या करते हैं, मेल करते हैं, फैक्स करते हैं, कैसे भेजते हैं बताओ? ये टॉपिक नहीं है लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ है। कैसे भेजते होंगे लेटर बताओ? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति को लेटर कैसे भेजते होंगे? भारतीय डाकघर द्वारा। तो कैसे भेजते होंगे बताओ? अच्छा, मेरे कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रपति का स्पीकर ने कोई चिट्ठी भेजी तो उससे पहले उनके पास में कौन व्यक्ति था? हमारे पास अंदर से बहुत सारे सर कैबिनेट सेक्रेटरी बना था, ऐसा व्यक्ति था, ठीक है, सुप्रीटेंडेंट था और भी लोग थे, आपको देखा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई व्यक्ति है क्या जो सीबीआई का लेटर लेकर राष्ट्रपति के पास जाता? लॉ मिनिस्टर नहीं, अगर लॉ मिनिस्टर होता तो नाम लिखा हुआ पक्का होता। लेटर सीबीआई के द्वारा लिखा जाता है, लेकिन सीबीआई कॉलेजियम के बेसिस पे नाम होते हैं। कॉलेजियम का मतलब जुडिशरी के न्यायाधीशों में बैठ के सहमति से नाम लिखे देते हैं, और कॉलेजियम के न्यायाधीश का मतलब होता है कि जुडिशरी ब्रदरहुड है, फैमिली की तरह। ये उनका पारिटिक प्रैक्टिस है, यानी उनका फैमिली अफेयर है, और वही परिवार के अंदर जिसको चुनना चाहें। 3 अब आज के समय में 5 से 7 के ऊपर 7 का कॉलेजियम बना तो 5 का बना दो, 15 का बना दो, 20 का बना दो, कोई नहीं एक सब एक से 7 बढ़ता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाते हैं, ये कॉलेजियम जो बनता है इससे सदस्यों को मिलता है बस सर वो भी बताया ठीक है। हाँ जल्दी बताओ लेटर कैसे भिजवाते हैं बताओ? वही टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक कैसे? इसकी कोई प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, बट सुप्रीम कोर्ट में जजेस अपॉइंटमेंट एक्ट के तहत आ गया है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो भी जुडिशरी के डायरेक्ट कंट्रोल में ना हो, लेटर उसी के हाथों भिजवाना चाहिए। कोई जुडिशरी का आदमी लेटर लेके नहीं जाएगा, ये बात ध्यान रखो। इसलिए ज़्यादातर ये काम एक आईएएस करता है, लेकिन उस बेचारे को कोई क्रेडिट नहीं मिलता लेटर लेने का। क्या भारतीय डाक सेवा के अंदर तो ये चीज़ जो है, इससे मैंने बहुत रिसर्च करने से देखा कि लेटर जाता है, और लेटर कौन से डाकखाने से कुरियर होता है, हम बुलवा लें, पता चल जाए सीबीआई कौन, वैसे ही पता चल ही जाता है, पहले ही नाम पता चल जाता है। 2027 में जो पहली भारतीय महिला मुख्य न्यायाधीश होने वाली है उनका नाम भी निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें पहले से डिसाइड होती हैं। तो इस लेटर को बहुत ज़्यादा हाइड करके या कोई व्यक्ति मेंशन किया गया, इसे आप ही बन जाओगे उस साइड में, आप ही बन जाओ, सिंपल। लेकिन इंटरेस्टिंग है ना, जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हो उस चीज़ के बारे में थोड़ा डीप जान जाओ तो बढ़िया। अब ध्यान से सुनो, लेटर पहुंच गया, चीफ जज हुए। अब ये जो जज साहब हैं जो 33 है, इनकी नियुक्ति कैसे होती है? इनकी नियुक्ति के लिए प्रेसिडेंट साहब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की मदद से इनकी नियुक्ति करते हैं, सिंपल। ये दोनों मिल के साथ में नियुक्ति करते हैं, सिंपल सी बात है। ये प्रोसीजर उठा लेते हैं कि कौन कौन सा है, और कोलिजियम का यहाँ भी महत्व है। फिर से नाम कौन लिख के देता है, कौन से जज का अपॉइंटमेंट करना है, कौन से का नहीं करना है, कौन लिख के देता है? कोलिजियम सिस्टम। इनकी नियुक्ति के 2 तरीके हैं। अगर कभी भी एमिनेंट ज्यूरिस्ट लगता है, डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट लगता है, जैसे राष्ट्रपति को महसूस हुआ कि मान के चलो अपने यूपी बार काउंसिल के अंदर लखनऊ में ऐसे वकील साहब जो क्या कहते हैं 5 साल से हाई कोर्ट, मतलब 10 साल से हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उठा के सुप्रीम कोर्ट का जज बना देना चाहिए। तो वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से इस बारे में कंसल्ट करेंगे, फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपने साथ के कॉलेजियम से कंसल्ट करेंगे, फिर उनका नाम लिख के भेजेंगे। तो आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को चुनने का जो अधिकार है वो तो सिर्फ कॉलेजियम का है, सिर्फ राष्ट्रपति से शपथ दिला दी जाती है। लेकिन 124 का जो 4था क्लॉज है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति को चुनते हैं जो लॉ के फील्ड में एकदम पारंगत है, डिस्टिंग्विश्ड है, कोई प्रोफेसर भी हो सकता है, तब उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करना पड़ेगा। लेकिन आज तक किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति हुई नहीं है, इसलिए हम लोग को ये प्रार्थना याद रखनी चाहिए। हाँ उसके नीचे 32 नहीं है, 34 टोटल है, उसके नीचे 33 है।
हाँ 100% उन्हीं देते हैं। इनका सवाल कैसे सुन रहा हूँ कि सर मुख्य न्यायाधीश जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है जो सुप्रीम कोर्ट के बनेंगे उनको कहीं बाहर से बैठाया जाएगा, वो उन्हीं जस्टिस ऑफ को जरूरत है जिसकी उम्र सबसे ज़्यादा होगी। आ जाओ बैठ जाओ। नाउ अब ध्यान से सुनो, सेम प्रोसीजर राष्ट्रपति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के में भी फॉलो होता है, ये ध्यान रखना। क्योंकि कल मैंने सवाल का जवाब पूछा था तो तुरंत पीछे से आंसर आया था सर गवर्नर करता है, गवर्नर नियुक्ति का कोई रोल नहीं करता। ठीक है, अरुण भी पीछे बैठे थे, अरुण बोले सर हमें लगा शपथ दिलाने वाला। सवाल मैंने ये पूछा था कि अगर केंद्र में सुप्रीम कोर्ट की नियुक्ति जो है जजों की वो राष्ट्रपति करते हैं मुख्य न्यायाधीश से बाध्य होकर के, तो राज्यों के अंदर हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश ऑफ इलाहाबाद, बम्बई, मद्रास, इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो उनको लगा कि राज्य में गवर्नर करते होंगे। ज़्यादातर लोगों को ये डाउट रहता है, इसको स्टार बना के याद रखना कि गवर्नर उनकी नियुक्ति में ऐसी कोई भूमिका नहीं निभाते जब तक कि उनको बुला के उनसे राय ना ली जाए। तो कैसे याद रखना है? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट में राष्ट्रपति रहेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यही वाले, साथ में गवर्नर के ऊपर बना लेना स्टार कि गवर्नर को रखें या ना रखें इसके लिए कोई मैंडेटरी नहीं है, सिर्फ गवर्नर की राय जो कंसल्टेटिव होगी, सलाहकारी होगी, बस। बात आई समझ में? क्लियर? अब जो हाई कोर्ट के अदर जजेस हैं सर इनका क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जैसे ही चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट मिल गया, राष्ट्रपति प्लस चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ये दोनों मिलकर अन्य जजों की नियुक्ति कर देंगे। सर एक क्वेश्चन है, ये कार्यपालिका अपना काम नहीं कर रही है। अच्छा, और डीपीएसपी है। कार्यपालिका अपना काम नहीं कर रही है, वो डीपीएस शासन आदेश हो गया है, ठीक, और कार्यपालिका अपना काम नहीं कर रही है प्रशासन। ठीक है, फिर यूजर डीपीएसपी है, कोर्ट जा सकते हैं सर? आप डीपीएसपी को डायरेक्टली तो कोर्ट में चैलेंज कर ही नहीं सकते। मतलब शासन आदेश डीपीएसपी नियम को कह रही है फॉलो करो, उसको बांटो कुछ भी करो। अब डीपीएसपी शासन है और लोगों प्रशासन है वो काम नहीं कर रहा। अच्छा ठीक है, बाकी दरवाजे पीछे से बंद कर दो। वजाहत की बात सुनो, बड़ा इंटरेस्टिंग है। वैसे तो अखबार में ऐसा दिखाया नहीं, पर सुन लो। हाँ, कोई योजना गवर्नमेंट की है, शासन ने जारी कर दिया है और लोगों प्रशासन में काम नहीं कर रहा है। ठीक है, कर दो बंद। मतलब पैसे डाल के फाइल कुछ भी। सुन लो सब लोग, एक बार क्वेश्चन सुन लो, हो सकता है इसका आंसर आपको ही पता हो। हाँ, समझ में नहीं आया ना, मैं समझाऊँ, बोलो बता। शासन है, शासन ने एक आदेश जारी किया, उन्होंने कहा हर जिले में योजना लागू होगी, ठीक है, और लोगों प्रशासन को काम नहीं कर रहा है। और मतलब शासन ने योजना लागू कर दी है, शासन ने आईटीआई लगाया, शासन को कह दिया है हमारा काम शासन आदेश जारी करेगा, आप अपने गवर्नमेंट से मिलिए। अब ऐसे मामले में कोर्ट जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते। अगर प्रशासन ने उसका कोई भी ऐसा नोटिस जारी कर दिया, इसका मतलब प्रशासन ने वो काम कर दिया, आप ये नहीं कह सकते शासन ने कर दिया। हाँ, शासन ने कर दिया और प्रशासन नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब लॉ बन के आ गया, आप उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए कोर्ट जा सकते हो, रिट के माध्यम से कोई भी नहीं। आप रिट डाल सकते हो, इसके लिए जो रिट डाली जाती है उसे बोलते हैं परम आदेश, मैंडमस। मैंडमस में किसी अधिकारी को उसका दायित्व और कर्तव्य करने के लिए विवश करते हैं। ठीक है, क्लियर? चलो, नाउ जजेस को कैसे रिमूव करते हैं ये चीज़ समझ लो। और कल किस किस बच्चे ने क्लास में जजेस को रिमूव करने वाला पॉइंट क्लियर कर लिया था? मतलब कौन कौन थे बैठे हुए क्लास में? हाथ खड़ा कर। चलो आओ, अब बाय बाय शुरू। कौन समझाएगा आकर के रिमूवल ऑफ जजेस? इसमें 4 स्टेप थी, 4 स्टेप में से अगर कोई एक स्टेप भी बच्चा मार्कर से समझा देगा तो वेरी गुड, वेरी गुड। जाओ, सुप्रीम कोर्ट के जजेस कैसे रिमूव किए जाते हैं? जाओ। हाँ, क्या चीज़? नहीं, यहाँ से सामने जाओ, बड़ो बाजार आप लाते हैं कैश पे आया। हाँ वैसे समझाओ, अंग्रेजी हिंदी का कोई बैरियर नहीं, समझाओ। सबसे पहले वो जो है राज्यसभा के या तो चेयरमैन के पास जाएगा, हाँ, मार्कर दूसरा आप ले सकते हैं सर जब बिना इसलिए या तो चेयरमैन के पास जाएगा या लोकसभा के स्पीकर के पास जाएगा। हाँ सही बात है, सही। आप थी लेकिन क्लास में आता है आपको? नहीं, सबको वाइवा में पर्सनैलिटी तो देखी जाती है, हमें तो समझाना होगा तो हम घर पे वीडियो कॉल कर लेंगे। सर या तो लोकसभा वो राज्यसभा के चेयरमैन के पास, चेयरपर्सन के पास जाएगा या फिर लोकसभा के स्पीकर के पास जाएगा। अगर दोनों मतलब वहाँ से समझ में नहीं आया तो ये दोबारा पूछोगे मैम आपसे। वहाँ से अगर दोनों में से किसी एक ने भी मतलब उसे मतलब रिजेक्ट कर दिया तो वो आगे नहीं जाएगा। अगर इन दोनों जगह से पास हो गया तो फिर वो जजेस के पास जाता है ना। मैं क्या बताऊँ, आज तो अभिषेक सर आए नहीं, मैं एक्चुअली हम तो श्री अभिषेक का अटेंडेंस
इसके बाद अगला मैं किसी को भी उठा लूँ लोकल प्रेजेंट का डिवाइस कर लो, टेस्ट में पता नहीं चल पाता, बाइबल में तो घनी बेइज्जती होती है। वो एक सर कमेटी है, उसमें से सीजीआई होते हैं। सुनो ध्यान से, अगला नंबर आप ही का होगा, डोंट डिस्टर्ब ना। उसमें सीजीआई होते हैं, हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, और सर सुप्रीम कोर्ट का एक वो होता है। सर यहाँ से भी पास होना पड़ता है। ये कमेटी कौन से एक्ट के तहत इंक्वायरी करती है? जजेस इंक्वायरी एक्ट 1987। हाँ कोई बात नहीं, आपने पहला वाला स्टेप लेकर आप बैठ जाओ, अगला कौन आएगा कर सकते हो। नहीं भैया तुम तो बैठे हो, पूरी क्लास शुरू से भी समझा सकती हो आप, पहला स्टेप भी समझा सकती हो, लेकिन वैशाली थोड़ी इनिशिएटिव बहुत बड़ी। चलो देखो पहला स्टेप तो बता चुके हैं भाई कि लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी में भी पहली बार जा सकता है। नहीं सर पहली बार दोनों में से किसी में भी पहली बार जा सकता है। अगर लोकसभा में जा रहा है तो मिनिमम 100 और राज्यसभा में जा रहा है तो 50, और इसके बाद लोकसभा में स्पीकर के पास जाएगा और राज्यसभा में सभापति के पास, सभापति के पास। तो उसके पास ये पावर होती है, दोनों में से कोई भी फाड़ के फेंक सकता है। अगर फाड़ के फेंक दिया तो मोशन यहीं पे कैंसिल हो जाएगा, अगर पारित हो गया तो वो मोशन आगे जाएगा। फिर इसके बाद भाई जुडिशरी इंक्वायरी एक्ट 1987 से 3 वो कमेटी बनती है, उसमें सीजेआई होता है और सीजे ऑफ हाई कोर्ट होता है और एससी का एक वरिष्ठ न्यायाधीश होता है। ये तीनों उस पर इंक्वायरी करेंगे। अगर ये इंक्वायरी ठीक बैठती है फिर इसके बाद लोकसभा और राज्यसभा में फिर से जाता है। इस बार होता है वहाँ पे डिबेट, डिस्कशन और वोटिंग, और ये फिर वही 2/3 वाला है और वो 50% से एक पूर्ण बहुमत से पास हो जाता है। इसके बाद अगर यहाँ से भी पास हो गया तो केवल एक स्टेप बचता है, न्यायिक पुनर्वालोकन। अगर वहाँ से भी पास हो जाता है तो फिर भाग्यो। बहुत बढ़िया। शिवाजी हाथ में पानी बोलो तो नहीं? अच्छा चलो, थोड़ी स्पीड तेज होगी, वो हो जाती है यहाँ पे ऐसा और चलो आओ भाई अगले नंबर पे सार्थक को रिमूव नहीं बनाना, उससे पहले वाले पेज पर कुछ निकालिए सार्थक भाई, बाइबल चलता है हम भी तो देखें। सार्थक आपको ये बताना है कि 124 के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैसे चुने जाते हैं, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश। आप इसे इरेज कर सकते हो, अब आपके हाथ में है। ऑडिशन 1 टेक 1, ठीक है। कैसे हैं बच्चों आप लोग? बहुत बढ़िया सर, अभी थोड़ी देर पहले एक क्लास ली है सर। तो हम लोग बात करते हैं, कोई बात नहीं, ये रेड वाला ही नहीं चल रहा, बाकी तीनों चल रहा है। रेड वाले को आप अलग रखिए, नहीं क्वेश्चन पढ़ाने तो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने दो। तो हम लोग बात करते हैं कि सीजेआई की जो है अपॉइंटमेंट कैसे होती है। तो अगर हम बात करें सीजेआई की, जिसे हम भारत का मुख्य न्यायाधीश कहते हैं, तो इसमें हम देखते हैं कि सीजेआई की नियुक्ति के लिए सबसे पहले तो 3 कंडीशंस होती हैं, बतानी है ना सर? हाँ बताओ बिल्कुल। तो 3 कंडीशंस में से अगर कोई भी फुलफिल होती है तो ये व्यक्ति एलिजिबल होता है कि इसकी अपॉइंटमेंट करी जाए। तो सबसे पहले कंडीशन में अगर हम बात करें तो ये देखा जाता है कि वो व्यक्ति 5 साल से ज़्यादा का, मतलब 5 साल उसे जज होना चाहिए किसी भी हाई कोर्ट का। ये पहला एलिजिबल क्राइटेरिया है। अगर इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति 10 साल से ज़्यादा का एडवोकेट होता है किसी भी हाई कोर्ट में तो भी वो अपॉइंटमेंट हो सकता है। लेकिन इसके भी अलावा अगर हम देखें जो एक पीछे का रास्ता है, जिसे हम कह सकते हैं कि मतलब बैकडोर एंट्री से ही करें। बैकडोर एंट्री, तो प्रेसिडेंट अगर किसी को प्रतिष्ठित न्यायवादी समझता है तो वो एलिजिबल हो सकता है इसकी नियुक्ति के लिए। तो इन तीनों में अगर कोई भी एक क्राइटेरिया किसी भी व्यक्ति के पास है तो उसके पास सीजेआई बनने का चांस है। लेकिन मतलब सीजेआई या कोई भी एडवोकेट वो बन सकता है। लेकिन स्पेशली अगर हम सीजेआई की बात करें तो जो निवर्तमान सीजेआई है इस समय,
उसके परामर्श की आवश्यकता होती है। और साथ में जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट का अप्रूवल भी होना चाहिए, मतलब प्रेसिडेंट नियुक्त करेगा जो सीजेआई बनना है। तो निवर्तमान सीजेआई अपनी राय से कुछ नहीं कर सकता, उसमें सिस्टम होता है कोलेजियम का। कोलेजियम में वो जो वरिष्ठ सीनियर जज होते हैं 4, उनसे राय ली जाती है कि ये जो व्यक्ति है सीजेआई बनने वाला वरिष्ठतम, अगर इन चारों में से 2 भी अप्रूवल को मना कर देते हैं तो सीजेआई की नियुक्ति नहीं हो सकती। लेकिन अगर 2 से ज़्यादा, 3 का भी बहुमत आ गया या 5 तैयार हो गए कि ये व्यक्ति सीजेआई बनना चाहिए, तो सीजेआई की अप्रूवल भेज दिया जाएगा सीजेआई ऑफिस की तरफ से प्रेसिडेंट के पास। अब प्रेसिडेंट में जो यूसीओएम है यानी केंद्रीय मंत्रिपरिषद, उसका भी परामर्श ऐड हो गया तो ये जो व्यक्ति जिसका अपॉइंटमेंट गया है, ये व्यक्ति सीजेआई की पद पे नियुक्त हो जाएगा। तो बेसिकली ये प्रोसेस था। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। कुछ थोड़ा सा संशोधन है लेकिन ठीक है, चलो बेसिक यहाँ पे समझा दिया, बढ़िया। मुझे भी लग रहा है कि कुछ बचा है। हाँ, नहीं बचा है कुछ चीज़ें, मतलब जैसे सीजीआई के जो आपने रूल्स बताया ना स्टार्टिंग में, वो सुप्रीम कोर्ट जज के थे, क्योंकि सीजीआई वही बन सकता है जो सुप्रीम कोर्ट में जज है। लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कॉन्फिडेंस चेक करना था, मटीरियल तो हम पढ़ाई। चलो इधर से आ जाओ, आओ अमित आओ। अमित नर्वस नहीं हो, टेंशन नहीं हो, जाओ। एक ही चीज़ पूछेंगे छोटी सी, जाओ। खाली ये पूछेंगे आपसे कि मुख्य न्यायाधीश का पहला केस क्या था, बस इतना पूछना। हाँ, टेंशन ना लो, अच्छा खड़े तो हो जाए। डर लग रहा है क्या? हुआ आपकी आवाज़ तो वहाँ से यहाँ तक नहीं आई, क्या हुआ अमित? क्या हो गया? अच्छा चलो कोई बात नहीं, आप ये बता सकते हो कि हमारे देश में कोई बात नहीं, जो नहीं भी जाना चाहता कोई ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं है, दूसरे लोग से पास में। कोई और जैसे लगता हो कि कोई और टॉपिक समझाना चाहता है उससे इनिशिएटिव। ऐजान को बोला आपको यहाँ सुनाई देगी, ठीक है? आपको गेहूं की क्लास चलो नहीं, खाली सिंपल चीज पूछेंगे कि पहला जज केस क्या था जो 1982 में ऐसी गुप्ता वाली केरियर फाइल हुई थी। सर 1982 वाला केस तो ये था कि नहीं यहाँ पे और कोई मानो बैठ। चलो इधर से वर्षा आपको समझाएंगी। चलो साहब जाइए, आपको इजी क्वेश्चन देंगे हम, आसान है। अगर आपको डिवाइस हो तो बता दीजिए। लीजिए मार्कर लीजिए, आगे जाइए। सिर्फ यहाँ पर जाकर खड़े हो जाओ, चिंता ना करो, मटीरियल आता है कि नहीं आता उससे। वर्षा आपको बस ये बताना है, ध्यान से सुनो कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में क्यों है, अगर हम उसको बाकी जगहों पे शिफ्ट कर देंगे तो क्या दिक्कत आ सकती है? ठीक है, टेंशन ना लो, जो आपको लगता है वो बताओ, गलत सही चिंता ना लो। और ध्यान से सुनो, जो बोलता है वो दिख गया उसे भेज दूंगा मैं। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में, इसके लिए मैंने ये प्रोविजन बताया था, आपको थोड़ा बहुत याद होगा कि अगर हम इसकी ब्रांचेस को इधर उधर शिफ्ट करेंगे तो राज्यों में लड़ाई हो जाएगी कि मेरे यहाँ शिफ्ट करो, मेरे यहाँ शिफ्ट करो। ठीक है, आर्टिकल है 130, बहुत ज़्यादा लॉ में नहीं जाना, सिंपल बताना। सर 130 मुझे याद नहीं है। बताओ वर्षा, जितना आप बता पाओ उतना बताओ, कोई लिमिट टाइम नहीं, कुछ नहीं। बाकी तो बात नहीं, मानसिक एक बार हुआ सर ये दिल्ली हो गया, राज्य हो गया। गुड राइटिंग बढ़िया, हमसे तो अच्छी राइटिंग है। हमारा टाइम हो गया अनुच्छेद 130 में क्या होगा ये मुझे नहीं पता सर। चलो कोई बात नहीं, कॉमेडी की बात है। चलो हाँ, ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सिर्फ दिल्ली में है, अगर हम उसको किसी अन्य राज्य में शिफ्ट करना चाहें तो क्या दिक्कतें आ रही, क्यों नहीं कर पा रहे, क्या दिक्कत? आप कंसेप्ट समझाना चाहते हैं या कुछ और जो आपको याद हो आप वो भी समझा सकते हैं, इस टॉपिक का कुछ भी एक दो मिनट। सर अभी जो लोकसभा राज्यसभा वाला था हाँ वो समझा दिए, रिमूवल ऑफ जजेस, बिल्कुल समझा दो। ये रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस बताना चाहते हैं, वो भी
महाभियोग हटाने की प्रक्रिया। महाभियोग मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाने की प्रक्रिया। लोकसभा हो गई, लोकसभा में स्पीकर होता है और राज्यसभा में चेयरमैन होता है। वेरी गुड। उसके बाद इसमें कॉपी भी आप लेके जा सकते हो, बाई चांस बोल रहे हो कोई ऐसा इशू नहीं है। हाँ, बाय बाय भी ओपन। अगर इसमें स्पीकर और चेयरमैन की अनुमति मिल जाती है तो ये हमारे यहाँ से पास हो जाता है, पहला स्टेप ये। और सेकंड स्टेप में अगर हमें पास करवाना है तो इसमें CGI होना चाहिए, हाई कोर्ट चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए। और अगर यहाँ से भी अगर हमारा ये पास हो जाता है महाभियोग, तो थर्ड में हम जाएंगे लोकसभा और राज्यसभा। यहाँ पे हमारी डिबेट होगी। यहाँ इन दोनों में हमारा डिबेट डिस्कशन होगा। अगर यहाँ से भी हमारा ये पास हो जाता है महाभियोग का, और इसके बाद पास हो जाएगा फिर। इसके बाद मान लीजिए अगर ये लास्ट स्टेप चली गई और कोर्ट के जो जज साहब हैं उनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया सफल होगी, तो उनके पास अभी भी एक बचने का ऑप्शन है। वो लास्ट ऑप्शन क्या है? न्यायिक जुडिशली। बस ठीक है, एटलीस्ट आपको स्टेप को क्लियर लिख दीजिए, आप JR लिख दीजिए, तब भी चल जाएगा। चलो क्लैप करो पर्सन के लिए। बढ़िया, आ जाओ बैठ जाओ। चलो भैया इधर से आओ बनाओ। चलो इनको भी बात बता लेना सभी को। सर आओ, कॉन्फिडेंस रखो, रुक जाए 10:30 के बाद 11 का इधर से बोली बताओ। चलो 10 के बाद हाँ अरे मैं अभी आपने कुछ नहीं कर दिया। अरे हम और भी सच्ची कुछ नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, हम हेल्प करेंगे। जाओ जाओ क्या होगा इसके माध्यम से। अच्छा, फैजान को ये बताना है कि सुप्रीम कोर्ट में जो पहला जज केस बता पाएंगे आप 1982 का, कि उसमें किस चीज़ को लेकर विवाद था? अगर नहीं भी बता पाएंगे तो आपके लिए वो चीज़ें आसान कर देगा। सुप्रीम कोर्ट में ध्यान से सुनना, ठीक है, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है कानूनों का निर्वाचन या संरक्षण करने वाला। वो कानूनों को तो व्याख्या करता है संविधान की। आपको ऐसा क्यों लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कहा जाता है? क्यों लगता है? जो आपको पॉइंट समझ में आता है आप वो बोलें, कोई बाउंडेशन नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट क्यों कहा जाता है? आप कुछ लिखना चाहे लिख भी सकते, गलत सही की चिंता ना करो, कॉन्फिडेंस बस। संविधान को जो है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इसीलिए, सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर संविधान पे कोई भी आंच आती है या संविधान या कोई भी ऐसा कानून आता है जो संविधान के खिलाफ है या कोई ऐसा कानून जो हमारे मूल अधिकारों का हनन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है उन चीज़ों को व्याख्या करता है, उनको एक्सप्लेन करता है कि ये जो है हमारे संविधान के खिलाफ है और संविधान को बचाता है। ठीक है ना, संविधान की एक तरह से वो रक्षा करता है कि संविधान पर कोई आंच ना आने पाए, इसीलिए हम उसको कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी कहते हैं। काफ़ी अच्छा लगता है। दूसरी बात, क्या सुप्रीम कोर्ट में कोई व्यक्ति फौजदारी या दीवानी यानी क्रिमिनल और सिविल मैटर पे ओरिजिनली जब आज बात हुआ दो लोग लड़ गए, क्या वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाके केस फाइल कर सकते हैं? नहीं, डायरेक्टली हम इस तरह के केस को डायरेक्टली हम सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए जो है एक चैनल बना हुआ है जिस तरह से हम सबसे जो हमारे पास में है जिससे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलते हैं, पहले हम वहाँ जाएंगे, उसके बाद जो है अगर वहाँ पर मामला सही से नहीं निपट पाता है, वहाँ पर सही से हमें फैसला हमारे हक में सही नहीं है तो हम हाई कोर्ट जा सकते हैं। उसके बाद जो है हाई कोर्ट के बाद अगर वहाँ से भी हम संतुष्ट नहीं हैं तब हम सुप्रीम कोर्ट में जा करके केस फाइल कर सकते हैं। क्या हम सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहते हैं तो हमारे लिए हाई कोर्ट से कोई सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, या हम सुप्रीम कोर्ट हमारा अधिकार है कि
कि हम डायरेक्टली अपील कर सकते हैं? नहीं, इसके लिए जो है जो हाई कोर्ट है हमारा, वो जब ये बताओ वो जब ये कह देगा कि ये मैटर जो है हमारे बस में नहीं है, मतलब इसमें आप हाई कोर्ट जा सकते हो, इसका सर्टिफिकेट दे देगा। मतलब एक तरह से एक लेटर दे देगा वो कि हाँ अब आपको मिल गया है वहाँ जाने का सर्टिफिकेट, तो हम वहाँ जा सकते हैं। चलो अगला ये है कि भारत में न्यायिक व्यवस्था जो है वो एकीकृत क्यों है और क्यों उसको जो है वो फेडरल सिस्टम की तरह बांटा नहीं गया है कि हाई कोर्ट के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट हो, हमारे केंद्र में भी सुप्रीम कोर्ट। ये जाके कौन बताता है? या दूसरा क्वेश्चन ये, क्या न्यायपालिका स्वतंत्र है, हाँ या ना? अगर ना तो एक्सप्लेन करो और हाँ तो एक्सप्लेन करो। कौन बताएगा? कुलदीप कुछ और बताना चाहते हो? जाओ आप बताओ, मंच आपका है। महावीर के बारे में कुलदीप थोड़ा सा बस तेज बोलिए और इसको मोबाइल में करो और जगह हटाओ, जल्दी जाओ, बच्चे बनने में टाइम हो रहा है। पहले तो यहाँ से कुर्सी पे बैठ ऐसे नहीं बोलना, हाँ ऐसे नहीं बोलना, जाए पहचान की मेरी डिवीजन तो पहचान सकते हैं पढ़ते रहते हैं। हाँ बुद्धि बताओ, कॉन्फिडेंस के साथ, गलत सही की चिंता ना करो। अगर मार्कर ना चले दूसरा भी ले सकते हैं आप, ये ब्लैक वाला चल रहा है टीचर। ठीक है कुलदीप, बस थोड़ा सा टर्न हो जाइए ताकि आपका फेस दिख जाए कैमरे में। तुम नहीं समझ रहे मुख्य न्यायाधीश को हटाने के लिए प्रस्ताव पारित किया जाता है। इसमें अगर लोकसभा में जा रहा है तो इसमें 100 सदस्य होंगे, ठीक है, और राज्यसभा में जा रहा है तो 50 सदस्य होंगे, ठीक है। कुलदीप बस थोड़ा सा ऐसे टिल्ट हो जाओ हल्का। अब आप एक बार कैमरे में ही देखो बस। अगर लोकसभा में जा रहा है तो स्पीकर के पास शक्ति होती है कि अगर इसे पास करना चाहें तो पास कर सकता है, और अगर रिजेक्ट करना चाहें तो रिजेक्ट भी कर सकता है। और अगर राज्यसभा में जा रहा है तो चेयरपर्सन के पास यही शक्ति होगी कि अगर वो पास कर रहा है तो सही है, और अगर फेल कर रहा है तो फेल कर सकता है। ये सब इसके पास दी जाती है, और ये शक्तियाँ एक संवैधानिक तौर पर दी जाती है। अगर ये पास कर रहा है तो इसके पास में क्या हुआ यार पीछे
हाँ ठीक है, एक्सप्लेन करो। अगर ये दोनों सदनों से अगर पास हो जा रहा है तो सही है, और नहीं हो रहा है तो यहीं पे रिजेक्ट हो रहा है। और अगर ये पास हो रहा है तो ये यहाँ पे हमारे पास एक सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे और एक हाई कोर्ट के जज होंगे और एक जूरिस्ट व्यक्ति होंगे। इन दोनों के पास ये जाएगा और यहाँ से इसके बाद ठीक बता रहे हो आप अभी तक? उनकी एक कमेटी बनती है तीनों सदस्य की, एक सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की और जूरिस्ट की। अगर ये कमेटी भी इसके लिए पास कर देती है तो ये संसद में जाएगी और संसद में इसके प्रति बहस होगी 2/3 बहुमत से। अगर वहाँ पर उपस्थित सदस्य हैं और वो 2/3 बहुमत से अगर ये प्रस्ताव पारित हो जाता है तो ये राष्ट्रपति के पास जाता है। अगर राष्ट्रपति की फाइनल हाँ हाँ बताइए। फाइनल मतलब कही जाए तो अगर आज्ञा है इसे हटाने की तो ये हट सकता है, अगर इसके राष्ट्रपति की सहमति है तो। बिल्कुल सही। इसके बाद कोई आखिरी रास्ता बचता है? आगे का रास्ता तो सर ठीक। अभी तय नहीं करा है। ठीक है सर, मेरा इतना ही है। कुलदीप की सबसे बढ़िया बात, कुलदीप को हम क्रिटिसाइज करते थे, कुलदीप जाके कॉन्फ्रेंस में एक्सप्लेन कर, बहुत बढ़िया जो बयान से बात 30 सेकंड मिलने जाओ, 30 सेकंड और बयान से गलत लाया नाम मिल जाएगा इस तरह से हमें सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना है। उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? देखो, राज्यसभा लोकसभा लोकसभा यहाँ चाचा बैठे हैं इनके, यहाँ फूफा बैठे हैं। फूफा के हो गए हमारा एग्जाम्पल देने का तरीका हम मीडिया से सोच से करते हैं, आप अपने मोहल्ले की सोच ना लगाएं। ठीक है, यहाँ पर राज्यसभा है, यहाँ से बिल लोकसभा आएगा, यहाँ से 100 अगर वोट मिल गए तो यहाँ से लोकसभा जाएगा, यहाँ 50 राज्यसभा सॉरी यहाँ 100 और यहाँ 50। यहाँ से बिल पास हो गया दोनों जगह से। अगर यहाँ से बिल कॉपी फाड़ दी गई अगर, फिर ये बिल महाभियोग खत्म हो जाएगा। फिर यहाँ से पास हो गया, फिर यहाँ से ये आएगा, एक कमेटी बनेगी जजों की, उसमें अगर बिल पास हो गया तो ये हटा नहीं सकता। परंतु जज के साहब के पास एक रास्ता और बचता है, पुनः विचार का। पुनः विचार करके अगर वो उसमें गलत साबित हो गए तो निकाल दिए जाएंगे, अगर सही साबित हुए तो बेइज्जती के साथ तो फिर ये जाएगा राष्ट्रपति के पास एक दिन में। यहाँ से जाएगा राष्ट्रपति के पास। अगर राष्ट्रपति के पास जाएगा फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, एक कमेटी बनेगी। अगर कमेटी ने कह दिया ये रिपोर्ट सही है तो ये हटा दिए जाएंगे। फिर परंतु जज साहब को एक रास्ता और बचता है, पुनर्विचार का निर्णय, पुनर्विचार करने का। नहीं आई कॉन्टेक्ट की बात सारी चीज सही है, बस आप पढ़ लिया ठीक है, पढ़ लो तो सारा काम हो जाएगा। चलो कोई और वॉलंटियर, वरना फिर आगे आपको पढ़ाएं। हाँ बताइए। आज तक किसी ने चला है, सबसे पहले स्वामी का केस था 1991 से 93 उसमें हुआ था मामला, लेकिन मामला होने के बाद एक हाउस से और जो पार्टी गवर्नमेंट दिया बिल्कुल सबसे लास्ट इंडिया में न्यायपालिका को लगता है कि लेजिस्लेटिव में गलती हुई और उनकी गलती करने पे हम जाकर के पुनर्विचार लागू कर सकते हैं। हमारे न्यायालय से मामले
एक बार प्रोसेस को रिव्यू करके आपके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को गलत नहीं करते, कोई स्टेप को गलत नहीं करते। और जुडिशियल रिव्यू के पीछे सिंपल साइंस है, जुडिशियल रिव्यूज एवरी ईयर का खाता नहीं होता ताकि न्याय तो मेरे पास जो बता दिया था डी बाई से जो भी टाइप करेगा चलो अब आपसे दो चीजें और डिस्कस करनी है जो जुडिशरी में बहुत काम की है। कल हम लोगों ने वैसे जुडिशियल एक्टिविटीज जुडिशियल ओवररीच को समझ लिया था बहुत अच्छे से, ठीक है। फिलहाल आप लोगों में कॉन्फिडेंस है, अच्छा लगा देख करके कि आप लोग आगे चल के अच्छे टीचर, प्रोफेसर, यूपीएससी कैबिनेट सेक्रेटरी, राष्ट्रपति, स्पीकर बन सकते थे और मेहनत करने पे बन जाओगे। चलो नाउ सवाल आपसे ये है, ध्यान से सुनना, इस पे आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। ये इंटीग्रेटेड सिस्टम है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। सबऑर्डिनेट कोर्ट का मतलब हो गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या कह सकते हो कि लोअर जुडिशरी। अब ध्यान से सुनना कंडीशन, ठीक है, और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल केस है। फैजान उधर से वो डोर बंद कर दीजिए। एक फीमेल है, ध्यान से सुनना, ठीक है, एक फीमेल लड़की है, कोई बात नहीं, वो एक ऐसे एरिया रेजिडेंस में रहती है, ठीक है, जिस एरिया में क्रिमिनल लोग रहते हैं या किसी प्रकार के लोग, या नॉर्मल सी बात है बच्चे रहते हैं। दोपहर 12 बजे के टाइम में एक वारदात होती है कि उस फीमेल को 4 लोग उठा करके, ठीक है, किडनैप करते हैं, उसके बाद वहाँ से ले जाते हैं अपने साथ और किसी दूर इलाके में जाकर के उसके साथ में गैंग रेप करते हैं, ठीक है। गैंग रेप होने के बाद में उसकी कंडीशन जो है वो एकदम खराब हो जाती है, वहाँ पर उसको छोड़ के भाग जाते हैं। कोई एक आदमी उसको वहाँ पे जो भी लोग मिलते हैं करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले विक्टिम यहाँ पर बनती है, विक्टिम कौन बन गई? महिला जिसके खिलाफ हो सकता है वो 4 लोग जानती भी हो, नहीं भी जानती, सबसे पहले चीज उसने जाकर के अपना केस जो है वो फाइल करा दिया। ये प्रैक्टिकल अप्रोच है, उसने अपना केस सबसे पहले फाइल कराएगी नियर बाई पुलिस स्टेशन पे, क्लियर। उस शहर में जहाँ वो वारदात हुई है वो नियर बाई पुलिस स्टेशन पे जाकर के केस फाइल कराती है महिला। केस फाइल होने के बाद क्या होता है कि जब केस फाइल हो जाता है तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन यानी कि जांच जो भी कहते हैं जांच शुरू कर देती है कि किसने क्या करा, ठीक है, इसको विवेचना कहते हैं, हिंदी में विवेचना शुरू कर देती है। हुआ क्या कि अब पुलिस जो है वो अपनी विवेचना के दौरान 6 महीने, साल भर हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 5 साल हो गए, अभी तक कोई भी विवेचना का निर्णय नहीं मिला है। अभी तक विवेचना का इन्वेस्टिगेशन का कोई निर्णय नहीं मिला। अब ध्यान से सुनो, होता क्या है, वो जो गर्ल, ठीक है, जो विक्टिम है, उसके साथ में जो दिक्कत हुई, उसके साथ में जो बलात्कार हुआ, उसकी सजा में जस्टिस तो इसे तुरंत मिलना चाहिए था इंस्टेंट, जाहिर सी बात है। लेकिन यहाँ पर उसका टाइम कितना हो गया, अभी तक इन्वेस्टिगेशन में 6 साल लग गए। अब सुप्रीम कोर्ट के पास में एक PIL जाती है, ठीक है, आप ही के जैसे लोग एक जनहित याचिका फाइल करते हैं, कहते हैं ये बताइए कि जिस फीमेल के साथ रेप हुआ उसको पूरी लाइफ बर्बाद हुई। अब ना तो उसकी मैरिज हो रही, समाज में बेइज्जती भी होगी, वो कहीं जॉब करने जाती है, हो सकता है वो उस सर्वे को बुला ली, 2-3 साल में सोसाइटी नहीं भूल पाई, उसकी इंसल्ट भी होती है। और वो 4 लोग जिन्होंने रेप करा है और अभी तक पकड़े नहीं भी गए, वो भी खुलेआम घूम रहे हैं, ठीक है। वो तो कह रहे हैं जब जांच में पुलिस पकड़ेगी तब हमारा कुछ होगा ना, उसके घर के सामने से निकल जाए परेशान, कुछ भी कर। ऐसे में उस फीमेल की सेफ्टी, सिक्योरिटी या न्याय का क्या होगा बताइए। तब आप लोग क्या निर्णय लेंगे, जिसके बेसिस पे आपको क्या लगता है कि इसका क्या रास्ता निकल सकता है, बताओ क्या हो सकता है ऐसे केस? इन्वेस्टिगेशन विवेचना करेगी, ठीक है, जहाँ केस चल रहा है जब तक सुनवाई नहीं मामले की सेफ्टी दी जाए, उन्होंने बताया कि उसका केस चलेगा।
ठीक है, कर सकता है कि डेट क्यों हुई, ठीक है पहला। और मैं ये भी बताऊंगा कि जुडिशरी ने इसको चेंज कर दिया, अब 60 दिन का पूल हो गया है, 60 दिन में अपनी जुडिशनल आगे करनी पड़ेगी। लेकिन ये सब संभव कैसे होता है, क्या हुआ, ये सब बताऊंगा, इंटरेस्टिंग है क्योंकि अमेंडमेंट के लिए आपको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। हाँ बताओ और क्या हो सकता है, अभी तक 6 साल हो गए साहब जुडिशनल चल रही है, आरोपी पकड़े नहीं गए, चलो मान लेते हैं कि पुलिस वालों ने 6 साल में आरोपी को ढूंढ लिया, उस महिला ने उसको चेंज किया था, उससे पता चल गया आरोपी पकड़े। अब जब आरोपी पहले जेल में आते हैं तो हमारी जुडिशरी के अंदर एक प्रक्रिया है जिसमें ये कहते हैं ऑडी आइटम पार्टनर, जब तक दोनों पार्टीज को सुना न जाए तब तक जज भावुक होकर फैसला नहीं सुना सकता, उसे न्याय सिद्धांतों का अनुपालन करना होगा। तो जज कहता है कि तुम इन चारों के खिलाफ कोई सबूत लेके आओ, उन चारों से कहता है कि तुम अपना सबूत लेके आओ कि उस दिन तुम चारों नहीं थे, तुम लोगों ने उस लेडी का रिजेक्ट नहीं करा, ये सिलसिला। अब इस पूरी प्रक्रिया में फिर से 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल लग गए, जो 6 साल उसके साथ में ट्रॉमा हुआ वो अलग, और 6 साल लग गए। अब धोखे में ऐसे में वो लड़की की हो जाती है शादी, पहली शादी। अब उसका भी क्या होता है, हृदय परिवर्तन होना शुरू हो जाता है, या मेरी लाइफ में जो बुरा था हो गया, या ऐसा हो गया वैसा हो गया। कई बार ऐसा भी होता है कि ऐसी लेडीज अपने जो आरोपी होते हैं वो माफ भी कर देती है, कभी कोर्ट भी कहता है, कोर्ट ने ये भी रास्ता निकाला हुआ था कि कभी शादी कराने का रास्ता, जैसे कोई ये उसको देखकर ऐसे भी बात नहीं सकता है। लेकिन मैं प्रैक्टिकलिटी पे जाता हूँ, मेरी बात है वापस 6 साल तक अब उसका ट्रायल चल रहा है, पहले 6 साल पुलिस में जुडिशनल है, अब 6 साल तक ट्रायल चल रहा है, उसका मुकदमा चले पड़ा है। सिर्फ इतना ही देखना है, इसने रेप किया, इसके द्वारा इसे समझकर गिरता है और उसको सजा देती है, लेकिन ये मामला फिर 6 साल चल रहा है और साल चल रहा है। मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से उन चारों आरोपियों को फांसी की सजा मान लो, अब उनके पास दूसरा ऑप्शन वो हाई कोर्ट चले जाएंगे अपील को लेकर, क्योंकि हाई कोर्ट में अपील दिलाना आपका राइट है, आप चले गए, आप हाई कोर्ट में 6 साल चल रहे हैं। तो मुझे ये बताओ, ये जो 10-12 साल की न्याय की प्रक्रिया है, इस पे क्यों आप लोग नहीं सोचते कि जस्टिस सिस्टम इज ग्रोइंग इन इंडिया? यही वजह है कि इंडिया में जुडिशरी को बड़ा क्रिटिसाइज किया जाता है, और एक न्यूज़पेपर था उसने निकाला था ये कि द इंडियन जस्टिस सिस्टम इन ऑन ब्लू कार्ड, यानी कि जो इंडिया में न्याय का सिस्टम है वो बैलगाड़ी है, धीरे धीरे करके जाता है। अब आप समझिए एक सिस्टम 2019 में ये बात सुप्रीम कोर्ट को लग गई, और एक विधि आयोग होता है, विधि आयोग हर साल सिफारिशें भेजता रहता है। सर ने जैसे से पाया और विधि आयोग ने पाया कि ये सिस्टम बड़ा गंदा ये है कि जिस पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए इसमें उसको लग रहे हैं 10 से 12 साल, उसके बावजूद भी पता नहीं कि कहीं आरोपी सुप्रीम कोर्ट में SLP लगा कर स्पेशल पिटीशन लगा के सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए तो वो महिला मर जाएगी उसके बाद में। इसीलिए 2019 में हमारे अंदर जुडिशरी में रिवोल्यूशन आया और यूपी मेंस में आंसर आया, क्वेश्चन आ चुका है, उसको बोलते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट्स। क्या बोलते हैं? फास्ट ट्रैक कोर्ट्स। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का सिंपल सा कांसेप्ट है, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का मतलब ये होता है कि जैसे ही, ध्यान से सुनना, इसको बोलते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट, यानी अति शीघ्र कार्य करने वाले न्यायालय। सर ये अति शीघ्र कार्य करने वाले न्यायालय किस लेवल पे खुलेंगे? ये लेवल पे जो खुले हैं वो है सबसे नीचे की जुडिशरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लेवल पे। पीलीभीत में फास्ट ट्रैक कोर्ट है, पीलीभीत में फास्ट ट्रैक कोर्ट है, बरेली में है, हर जिले के पास न्यायालय में अपना फास्ट ट्रैक कोर्ट होता है। तो सर इस फास्ट ट्रैक कोर्ट का काम क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ ये महिला के जो भी सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं ये सिर्फ उन्हीं को देखता है। इसका काम है कि पीड़ित महिला ने सबसे पहले पुलिस वाले के पास FIR दर्ज करें। अगर उसमें महिला को लग रहा है कि FIR दर्ज नहीं हुई या समय लग रहा है या विलम्ब हो रहा है, वो सीधे कोर्ट को एक एप्लीकेशन बना के देंगे और वो आपके हर जिले के न्यायालय में कोर्ट होता है जिसको फास्ट ट्रैक कोर्ट बोलते हैं। यही नाम है, जैसे घड़ी आती है ना फास्ट ट्रैक वॉचेस, ऐसे याद रखो फास्ट ट्रैक कोर्ट। अति शीघ्र फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर जज साहब तुरंत ही पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर देते हैं। ये इन्वेस्टिगेशन 60 दिन के अंदर पूरी करनी है। जमीन खोद डालो, आसमान में प्लेन लेके जाओ, नहीं पता, 60 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट सबमिट करो कि क्या हुआ इस महिला के साथ, किस किस जगह पे हुआ, किस लोकेलिटी पे हुआ और तुमने आरोपी को खोजने के लिए क्या क्या कदम उठाया। सबसे पहले 60 दिन के अंदर जैसे ही इस महिला के पास में इन्वेस्टिगेशन फाइल होगी, ट्रायल होना शुरू हो जाएगा और ट्रायल होने के अंदर इन्हें विदिन 1 ईयर उस महिला का केस निपटाना ही निपटाना है। अगर उसके साथ में एसिड अटैक हुआ तो हमारी जो गवर्नमेंट है उस ऐसे में वो मुआवजा देती है, जिसको बोलते हैं विक्टिम कंपनसेशन स्कीम। अगर वो भी इस महिला को दी जा रही है, कोई फंड देना है, कोई उसकी मोडेस्टी आउटरेज हुई है, इसका पैसा देना है, तो वो सारी प्रक्रिया 1 साल के अंदर होगी। ये सिर्फ जुडिशरी के लिए नहीं, ये UPSC के लिए इंपॉर्टेंट है।
इस वजह से फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्माण हुआ। अब आपसे क्वेश्चन आने वाले समय में ये पूछा जा सकता है कि ऑल्दो जुडिशरी इज वेरी एक्टिव, क्योंकि जुडिशियल एक्टिविटी का मतलब होता है कि न्याय शक्ति होता है, लेकिन तब भी आज जस्टिस जो है वो काफी डिले हो जाता है। और ये कहावत है कि जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड। अगर न्याय विलंब होता है तो माना जाता है कि किसी व्यक्ति को न्याय नहीं मिला। क्या आप इस तरह से सहमत हैं? तो आपको अपनी ओपिनियन लाइन की कि यस हम बिलीव करते हैं कि न्याय होता है, अगर वो ज्यादा डिले होगा तो उसकी परिभाषा कहीं ना कहीं न्याय के बराबर होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारी जुडिशरी ने समय समय पर आकर के न्याय देने के लिए बहुत सारी कोशिशें और प्रयास करें। उसी में से आप देखोगे अपने आंसर फास्ट ट्रैक, जुडिशियल एक्टिविज्म, PIL और भी बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे जुडिशरी ने अपनी न्याय व्यवस्था को सक्रिय और तेज बनाने की कोशिश करी। इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था 2019 में। बात आई समझ में? जुडिशियल एक्टिविज्म से ही एक और टॉपिक रिलेटेड है जो फास्ट ट्रैक कोर्ट का है। फास्ट ट्रैक कोर्ट इसलिए करें कि मामलों को देखते हैं सिर्फ महिला में सेक्सुअल ऑफेंसेस यानी कि उत्पीड़न संबंधी यौन उत्पीड़न संबंधी मामले ही देखते हैं। अब आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज और बताता हूँ, ये क्वेश्चन फ्यूचर के लिए है लेकिन मजा आएगा। पहला क्वेश्चन भरत से आएगा क्योंकि लॉजिकल है थोड़ा, आई होप भरत दे पाएंगे, ठीक है। अच्छा एक बात आप सभी लोग बताओ, आपको मजा आएगा, ठीक है, ध्यान से सुनो। फैजान दिख रहा है? नहीं दिख रहा, मैं बोल दे रहा हूँ। मैंने कोर्ट लिखा है, नीचे स्टेट लिखा है, कोर्ट के सामने रिलीजन यानी धर्म लिखा है, स्टेट के सामने धर्म लिखा है। क्या हमारे राज्य का कोई धर्म है? क्या इंडिया का कोई रिलीजन? किसी को भी डाउट हो कि हमारे भारत का कोई भी धर्म है? हमारा धर्म पत्र धर्म की वो बात नहीं करता है, इसे इंग्लिश में कहते हैं सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म का मतलब होता है कि साहब कोई धर्म अपनाए नहीं परंतु सब धर्मों का सम्मान करता है। क्या क्या इंडिया की जुडिशरी का कोई रिलीजन है? क्या इंडिया की जुडिशरी का कोई रिलीजन है? अच्छा तो फिर सर उसमें राम मंदिर के बाद ज्ञान वाले मंदिर के बाद ये लॉजिकल है? हाँ ये बात सही है। ठीक है, ऐसा ही ठीक है। और कोई किसी को और कोई लॉजिक देना हो? ठीक है, आज मैं आपको 2 मिनट पाकिस्तान की जुडिशरी का डेमो जरूर दूंगा। मस्त है पाकिस्तान की क्या है, कैसे होता है, पाकिस्तान में कौन सा बोर्ड है, क्या हो रहा है पाकिस्तान की पढ़ेंगे। पहले एक बार इसका आंसर दो, क्योंकि ये बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच है कि धर्म को एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी तीनों से दूर रखो। अगर तीनों में से किसी में डाल दिया देन द नेशन इज गोइंग टू वेरी डाउन, नेशन खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान की वजह यही है, अभी बताऊंगा क्यों। फिर से मेरा क्वेश्चन रिपीट है, जिन लोगों को थोड़ा भी डाउट हो, वैसे कुलदीप ने आंसर दीजिए, जैसे पूजा ने आंसर दिया कि सर धर्म को वो सपोर्ट नहीं करता, लेकिन धार्मिक चीजों को लेकर के कॉन्स्टिट्यूशनल कोई विवाद होता है और संविधान को उसमें निपटारा करने के लिए प्रावधान दिया जाए। मैं हमेशा कहता हूँ कि अयोध्या वाला जो मैटर था वो राम मंदिर वर्सेस बाबरी मस्जिद नहीं था, वो था ऑफिस ऑफ हेरिडिटी कि किससे ये बिल्डिंग, ये भवन किससे परंपरागत बिलोंग करती है, और ये न्यायालय बता सकता है कि ये घर किसका था। ये न्यायालय को बताने का अधिकार है। इसे सिविल मैटर बोलते हैं। दो पक्षों के बीच में लड़ाई हो गई तो हिंदू और मुस्लिम कभी नहीं देखता न्यायालय, ये देखता है दो लोगों की लड़ाई में किसको कितनी चोट है, किसको क्या मुआवजा देना है, सिंपल। अब देखो पाकिस्तान पे चलते हैं, ठीक है। वैसे तो ये इतना ऐसा देश है कि इसका जिक्र करना टाइम ही बर्बाद है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी एक सुप्रीम कोर्ट है और पाकिस्तान के अंदर 5 हाई कोर्ट हैं। हाई कोर्ट ऑफ बलूचिस्तान, हाई कोर्ट ऑफ इस्लामाबाद, हाई कोर्ट ऑफ कराची, हाई कोर्ट ऑफ लाहौर। क्लियर? इन हाई कोर्टों में जजों की संख्या कितनी है? सबसे ज्यादा सिंध सबसे ज्यादा सिंध प्रांत में 39 प्लस एक चीफ जस्टिस है। पाकिस्तान के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कितने हैं? जजेस कितने सुप्रीम कोर्ट में? इंडिया के आधे होते हैं, 34 के आधे। वहां पर टोटल सर अपने इंडिया के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है, ध्यान से सुनना, इंडिया के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है, अगर कोर्ट की बात करें, न्याय की बात करें, तो ये अंतिम है, ये अंतिम है। बात खत्म हो गई। अब सुनो मजे की बात। पाकिस्तान में कोई मुस्लिम ऑफेंड नहीं होगा, मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ, ठीक है। आपकी शरीयत का भी जिक्र होगा तो आप लोग ऑफेंड ना हो, मेरी भावनाओं को समझिए। हुआ क्या कि पाकिस्तान में एक केस फाइल हुआ 1980 से, ठीक है, और उस केस में ये डिसाइड किया गया कि इबादत करना
खुदा की इस टाइम से ऐसा ऐसा परिवर्तित करो, क्या ये वैलिड है? तो सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे भी है और सुप्रीम कोर्ट का सेम कंसेप्ट चलता है कि सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, नीचे हाई कोर्ट, इंडिया की तरह लोअर जुडिशरी, एकदम बिल्कुल सेम है, कोई परिवर्तन नहीं। सबसे पहले मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया, फाइनल किया, इबादत करने का अधिकार तुमको वहाँ ऐसा ऐसा है, लेकिन वो जगह जो है वो सरकार की है, तो तुम वहाँ पे इबादत उसी टाइम के अनुसार करोगे जिस टाइम पे सरकार ने है। मामला हाईकोर्ट पहुंचा, फिर सरकार के पक्ष में चला गया, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, फिर सरकार के पक्ष में चला गया, उस आदमी को इबादत करने नहीं दिया। क्लियर यहाँ तक? अब अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने अगर फाइनल कर दिया तो ये फाइनल हो जाता है, इसके बाद कुछ होता नहीं होता। ये बात 1980 के समय पे वहाँ जो प्रेसिडेंट थे उनके दिल में लग गई, उन्होंने कह दिया खुदा सबसे ऊपर, अब खुदा की इबादत तो पाकिस्तान, ठीक है। उन्होंने एक निर्णय लिया कि आज से हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट से ऊपर बनेंगे शरीयत कोर्ट्स। कौन से कोर्ट बनेंगे? शरीयत कोर्ट। शरीयत का यूज करके पाकिस्तान के अंदर शरीयत कोर्ट बना दिए गए। यानी कभी भी आपसे पूछा जाए कि कोई ऐसी कंट्री है या धर्म के आधार पर न्याय व्यवस्था है, बिल्कुल है, पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर शरीयत कोर्ट है। अब मुझे एक बात सुनो, इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने जो कह दिया वो अंतिम हो गया, पाकिस्तान में ऐसा नहीं। पाकिस्तान में इबादत का मैटर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय कर दिया, खत्म हो गया। अब तभी जो वो साहब थे वो जाते हैं शरीयत कोर्ट और शरीयत में कहते हैं कि मेरी जो ये होली कुरान है ये मुझे इबादत करने की अनुमति देती है। शरीयत कोर्ट ने कहा यार तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। इतने में दूसरा वकील बोला पर सुप्रीम कोर्ट, बोले सुप्रीम कोर्ट हमें क्या मतलब, हमारा रिलीजियस कोर्ट है और रिलीजन सबसे ऊपर है। तुरंत शरीयत कोर्ट ने कह दिया कि हाँ तुम्हें जहाँ चाहा इबादत करो, तुम्हें जो करना करो, गवर्नमेंट कौन होती है। वहीं पर आप एक सबसे बड़ी समस्या समझिए कि रिलीजन हावी होती है, पर्टिकुलर रिलीजन हावी होती है, धर्म के अंदर जुडिशियल के अंदर धर्म उसका। यही वजह है कि वहाँ पर जुडिशियल सिस्टम टोटली फेल। एक अपराधी है वो किसी महिला के साथ बलात्कार करता है, नीचे का कोर्ट उसे देने की सजा देता है, वो शरीयत कोर्ट में चला जाता है, शरीयत कोर्ट कहता है निकाल दो, तुरंत इंतजाम हो जाता है। फिर रेप करता है, फिर सजा मिलती है, सुप्रीम कोर्ट सजा देता है, फिर वो शरीयत कोर्ट चला जाता है। अरे 3 निकाल लो, 1 और 2 4 निकाला, 4 मैंने कहा जो वहाँ प्रैक्टिकली होता है मैं आपको वो बता रहा हूँ कि वहाँ पर धर्म की आड़ में क्राइम को पनाह मिल जाती है। लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को हैट्स ऑफ, जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो उनको ये क्लियर था कि हमारे हिंदुओं के अंदर मेजॉरिटी ऑफ प्रैक्टिस है, इनके अंदर बुद्ध भी है, जैनिज्म भी है, आज कोई सी बाबा के लग रहा है, कोई सी प्रथा है, नाम समुदाय अलग कर सकता है। कल को इतने लोग होंगे कि हमारा सुप्रीम कोर्ट को फेल है और अगर हम धर्म के कोर्ट बनाना शुरू कर देंगे तो कितने बनाओगे। आज तो पाकिस्तान में शरीयत है, फिर यहाँ होता है शिव कोर्ट, अल्लाह कोर्ट, अलग अलग तरीके के कोर्ट बनाने पड़ते। भाई सिंपल सी बात, कितने कोर्ट बनाते हैं, सिखिज्म कोर्ट, बाइबल का जीसस कोर्ट होता और उनके नहीं अलग अलग प्रेशर होता। इसीलिए ये बात याद रखना कि जुडिशरी कभी भी रिलीजन इंटरफेरेंस नहीं करती और हमारे इंडिया में रिलीजन का कोई रोल जुडिशरी में नहीं है। जिन देशों में रिलीजन का रोल है वहाँ की न्याय व्यवस्था बिल्कुल ठप है, जैसे पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर जब सबसे पहली महिला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज बनती तो शरीयत कोर्ट ने तुरंत एक एप्लीकेशन फाइल करके वहाँ की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को दे दी, ठीक है। शायद आटा मंदिर में और आटा मंदिर ऐसे कहते हैं चीफ जस्टिस इनके फादर एक तो एक लेटर लिखे शरीयत कोर्ट में कि अकॉर्डिंग टू शरीयत लॉ फीमेल कांट बी जज, फीमेल जज नहीं हो सकती क्योंकि इन्होंने अपने आप जो लोग बैठे उसे मुखातिब होना पड़ेगा और पर्दा से हटाना पड़ेगा। पता है सर हमने बुलाया जिस साहब को कोर्ट में भेजा, बुरके के अंदर निकला रहमान, हम समझ रहे बैठी आए गलत हो सकता है कैसे, और जुडिशरी मास्टर के अकाउंट के अंदर एतराज है, सिंपल सा रूल है जुडिशरी का। तो शरीयत कोर्ट ने भैया पत्र लिख दिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, उन्होंने कह दिया कि हमारे देश का संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इस बात की अनुमति देता ही नहीं है, हम तो बैठा लेंगे बिना हिजाब के बैठा लेंगे, बिना उसके बैठा लेंगे, वहाँ पे जजमेंट नहीं कर देंगे। शरीयत कोर्ट और उसके बीच डिस्प्यूट हो गया। अब ऐसे में बस ये साहब बोले शरीयत कोर्ट सही है, शरीयत बोला तुम्हें अपनी कुर्सी रखनी ही नहीं, उन्होंने आगे से कह दिया सुप्रीम कोर्ट आओ, दूसरे सुप्रीम कोर्ट में। इधर पीएम संविधान सुप्रीम कोर्ट का क्लैश चला था, शरीयत कोर्ट ने कह दिया हम ऊपर है क्योंकि इस्लाम ऊपर है। तो वहाँ पर इतनी क्लैश है, इतनी व्यवस्था का रायता फैला हुआ है कि आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की जो स्थिति है वो उस गधे के समान है जिसके ऊपर कपड़े के ऊपर कपड़े के ऊपर कपड़े लाए जा रहे हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि छोटू में कहाँ तक जा रहा है। बात समझे, पाकिस्तान की सिर्फ एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव फेलियर नहीं है, जुडिशरी फेलियर है। लेकिन ये कोई आपको बताएगा अगर कल आपसे पूछा जाए कि रिलीजियस इंटरफेरेंस जुडिशरी के अंदर क्यों होना चाहिए, स्टेट अभी होना सर हमारे नजदीकी देश पाकिस्तान, वहाँ पे शरीयत कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई होती है। हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट का सेकंड लॉ है अनुच्छेद 141, जिसको हम बोलते हैं स्टार डेसिस, यानी जो एक बार पूरे भारत में
दारू हो गया, चाहे धर्म दे देते, चाहे किसी भी चीज़ पे देते, लेकिन पाकिस्तान के अंदर आपको प्ली हुई। अब पाकिस्तान के शरीर बोलते नया ड्रामा शुरू हो, वो कह रहा है कि सऊदी और जितने भी देश उनके कानून बना के हमारे यहाँ पे लागू कर दो, हम शरीर के अनुसार फैसले सुने। तो सुप्रीम कोर्ट खत्म कर दो, क्या जरूरत है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अभी वहाँ पे सबसे नीचे जो रैंक में जजेस होने का सिविल जज में फीमेल लड़की जिसका नाम है हाईलाइट हुआ था सुमन कुमारी। आपने सुना होगा कि सबसे पहले जो महिला सुमन कुमारी हुई थी, उन्होंने वहाँ से लॉ करा। वहाँ पे भी हैदराबाद है सिंध का, जैसे सिंध राज्य है और हैदराबाद वहाँ का एक शहर है, तो उन्होंने वहाँ से लॉ करा। 54 में उनकी रैंक आई है, रोल नंबर 2। तो फिलहाल ये है कि वो वहाँ पे सेलेक्ट हुई थी, जज बन के तय हुई। जैसे ही वो जज बनी, इधर शरीयत कोर्ट के जो छोटे छोटे जजेस थे, इनके अलग अलग पैनल बैठे थे, क्योंकि शरीयत कोर्ट के अंदर कौन होंगे, उलेमास और जजेस, और जो उलेमा होंगे वो ज्यूरिस्ट होंगे, उनको प्रेसिडेंट रेफर कर देता है, और प्रेसिडेंट के साथ बैठा है बगल में काजी, वो कहता है हाँ इसको ले लो, ये बहुत इबादत करता है, सुबह शाम मस्जिद के बाद पढ़ाई करता है, भले उसे दौड़ना समझना। उन उलेमा साथ में कर दिया। सुमन कुमारी को यहाँ पहुँचाना ऐसा लगता है जैसे हमारे पाकिस्तान के वहीं खुला। सुमन कुमारी के पापा भी यहाँ प्रधानमंत्री से उन्होंने उल्टा ले लिया कि तुमसे राय लेना आतंकवादी होगा, तो डिस्प्यूट चल रहा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर जुडिशरी को इंडिपेंडेंट देंगे तो हमारे जुडिशरी इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में नहीं, सिर्फ जुडिशियल वर्क में। इसलिए हमें जुडिशरी को अपना सबसे स्ट्रॉन्ग होता है कि कभी रिलीजन की उसका बाल भागा ना करो। तो बात है इसमें मेरी पाकिस्तान की स्थिति है, मैं इस चीज़ को पर्सनली सपोर्ट नहीं करता कि कहीं इबादत करो ना करो, ये आपके अपने अधिकार है। और आप इंडिया में चलना नहीं चलाओ जो आपकी पुराना लॉ थी, लेकिन पाकिस्तान में पुराना कोई मॉडिफाई नहीं कर लगे। हाँ जैसे कि पहले हम देखते थे कि 1969 से पहले हम देखते थे, ये हमारे देश में भी कानून था कि कोई भी केस होता था तो जो हिंदू संप्रदाय था उसके लिए नहीं था और मुस्लिम संप्रदाय के लिए पुराना, मुस्लिम समुदाय के लिए क्या था? अच्छा, बात के हिंदू के लिए क्या था? ठीक है, उस पर हाथ रख के ओथ ली जाती थी। ठीक है सर, अगर हम धर्म से इतना वो नहीं तो सर ये चीज क्यों थी? आपको मैं बता दूं कि होली की फैल से अंदर कोई इसलिए दबाई जाती है सबसे पहले कि उससे पुष्टि हो जाती है। आपको यही पता मेरू खत्म हो गया तो इंडिपेंडेंट इंडिया में कभी नहीं हुए, जुडिशरी कोर्ट में होता था रिव्यूइंग बैठी 1873 में ये कानून पास किया गया। भारत में ऐसे आंसर में कोई एक्यूरेट दिया सकता था, लेकिन उसके पीछे की वजह मान लिया आपके सिस्टम में खत्म हो गया ये, मतलब लीगल तौर पे खत्म कर दिया। लेकिन अब भी बोला जाता है, आप ये पता लागू है अब भी मतलब कोर्ट में कि मैं ईश्वर की शपथ देता हूँ सभी धर्मों के लिए, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो। आप मतलब गीता और कुरान को हटा दिया गया है। कहाँ पर लेते चला? कोर्ट के अंदर। कोर्ट के अंदर मतलब जो सामने जो व्यक्ति हो मतलब जो भी फिटनेस है या जो भी कहता है कि जो भी मैं बोल रहा हूँ ईश्वर की शपथ लेके कहता हूँ कि जो भी बोलूँगा सच बोलूँगा। ठीक है, सुनो ध्यान से। हाँ, इसलिए जब न्याय की बात कर रहे हैं तो ईश्वर को हम बीच में क्या सबसे पहली बात है जैसे हिंदू हुआ तब से एक मुचलका बुलाया जाता है। मैं आपको क्लियरली इसके बारे में बोल रही है, वो आपने जो सीन देखा है अभी आप प्रैक्टिकली बोल रहे हैं, आपको उनका कोई एक्सपीरियंस मैं आपको नहीं है। यही वजह है कि मूवीज में संजय कहते थे तारीफ अगर कुछ का मैसेज होता है बेटा सबसे पहले इसके किनारे लगाओ, तो शब्द मारो, वहाँ जाकर बना लो, अच्छी कहने की कंटेंट ऑफ कोड आप जो वहाँ चलता है आपको बताता हूँ। पहले किसी लेजिस्लेटिव क्लियरिटी दे देता हूँ, फिर दूसरी आप लेजिस्लेटिव में दो शब्द है, वो थे एक अफर्मेशन, वो थे एक अफर्मेशन, मुझे हिंदी में नहीं पता अफर्मेशन को क्या कहते हैं। उसमें ये सिस्टम है कि अगर भगवान के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, जीसस के नाम पे, अपने नाम के नाम पे पार्लियामेंट में शपथ लेना चाहता है तो वो अलाउ है, उसे वोट दो। और अगर वो किसी भी भगवान का नाम लेके नहीं लेना चाहता उसे अफर्मेशन कहते हैं। अब जुडिशरी में आ जाओ, जुडिशरी तो गलती करने से, जुडिशरी में मुचलका का सिस्टम ये होता है कि आप ही व्यक्ति को हमें नहीं पता कि आप अल्लाह, भगवान या जीसस या अपने जो सिख हैं उनके नाम पे झूठ बोल रहे हो। मुझे एक शपथ पत्र दो, एक मुचलका भर के दो, कल को तुम अल्लाह के नाम पे भी झूठ बोल रहे हो, मैं तुम्हारी खिलाफ करूंगा 143 का केस या 172 का केस कि तुम बोल रहे थे गलत। ये जुडिशरी का नियम है, इसके साथ होगा। आज के टाइम पे प्रैक्टिकली आप कहीं ना कहिएगा कि उनके लिए कुरान गीता रखा है। अब ये सब खत्म कर दिया गया था। पहले जो ऑर्डिनरी बात कर रहे हैं इसमें आपके लिए सारे इशू उठाया होगा। पहले आप ऐसा जो व्यक्ति को हो सकता है ऊपर वाले बैठा हो न्यायालय को ऐसी उम्मीद और ये उम्मीद 1969 आते थे, लेकिन
ध्यान से सुनना। प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि ये रिलीजन इंटरफियरेंस या रिलीजन इनटॉलरेंस क्रिएट कर रही है। अब कल को आपको अगर 2023 के मेंस में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाए कि इज रिलीजन सिग्निफिकेंटली इंटरफियरिंग इन द जुडिशियल सिस्टम, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है, तो आप बेहतर लिख पाओगे कि क्यों रिलीजन सेपरेट है और ये सिस्टम सेपरेट है, क्यों रिलीजियस का हमारे कोर्स में इंटरफियरेंस नहीं है। क्योंकि जब आप रिलीजन की आती है तब सच और गलत जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हमारी जुडिशरी जो है उसके पास सेकंड लॉ हमारे यहाँ चलता है लेक्स राइट्स यानी कि रूल ऑफ लॉ, जो हमारे यहाँ रूल बन गया वही चलेगा। तो ये दो मुद्दे इंपॉर्टेंट है। इस साल की सरकार या प्रेजेंट सरकार ने कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में माहौल ऐसा बना दिया था कि रिलीजियस इंटॉलरेंस की झूठी खबरें या सच्ची खबरें निकल के बाद में आ, तो मे बी यहाँ से वो टॉपिक उठा सकते हैं। तो उस टॉपिक में वैसे आप पाकिस्तान का एग्जाम्पल कहीं दें या ना दें, लेकिन आप पाकिस्तान की अगर पूरी न्याय व्यवस्था दिखाएंगे कि दो कोर्ट है, सुप्रीम और शरीयत, तो वो समझ जाएंगे बहुत कुछ पड़ रहा है। बात है समझ। तो लेटेस्ट चीजों में डिस्कस किया अपने आप करते टाइम देखिए कितना हो गया आप प्लीज भारत का क्वेश्चन है कि अगर सर फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है वो न्याय नहीं दे पा रहा है, अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर न्याय हो रहा है या कोई भी उनका न्याय तभी कर सकते लेकिन आप जो फास्ट ट्रैक कोर्ट कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। फास्ट ट्रैक की कोर्ट में सब फ्री है। देखो सुनो ध्यान से, जुडिशरी के अंदर याद रखना कि वैसे तो साक्ष्य की बहुत सारी चीजें लेकिन तीन चार चीजें ऐसी हैं जिसमें जुडिशरी अपने दो से हटके काम कर सकती है। पहला है न्याय प्राधिकरण, ट्रिब्यूनल जो होते हैं वो भी अपना कोई भी लॉ ओवररूल कर सकते हैं। लोक अदालत में लिमिट है, ये नहीं कि आप कोई भी बड़ा मैटर ले जाओ, उसमें संख्या भी निर्धारित है कि कितने रुपए तक का बाद या कितने महीने की सजा वाले प्रावधान को आप चैलेंज कर सकते हो। जिसमें आपका अंतिम निर्णय आ गया तो आप चैलेंज नहीं कर सकते लोक अदालत। इसके बाद एक होता है मीडिएशन। मीडिएशन का मतलब ये होता है कि समाधान। अगर आप कोई भी पति पत्नी का विवाद समाधान निकालने के पास लेके जाते हो तो वहाँ एविडेंस एक्ट काम नहीं होगा। वहाँ परिवार के एक पक्ष के लोग बुलाए जाएंगे, परिवार के दूसरे पक्ष के लोग बुलाए जाएंगे, सामान्य जनता को मिटा करके एक साथ कोलैबोरेशन कराया जाएगा। चौथी चीज जहाँ पे इंडिया का जुडिशियल सिस्टम बिल्कुल फेल है, लागू नहीं होता, कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल याद रखना, कोर्ट मार्शल में एविडेंस आई किसी क्रिमिनल सब फेल करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोर्ट मार्शल की अपील के लिए आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। यू कैन ऑलवेज गो सुप्रीम कोर्ट। अगर कोर्ट मार्शल में किसी भी फैसले से आप संतुष्ट नहीं हो तो सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 32 और 234 का अधिकार को आपको 234 हाई कोर्ट के लिए 32 सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्मी पर फंडामेंटल राइट्स में नहीं जा सकते। लेकिन अगर आपने ऑफ सर्विस या ऑन सर्विस आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसमें फंडामेंटल राइट्स आपके वो ड्यूटी प्रोटोकॉल के अगेंस्ट जा रहे हैं तब आप जा सकते हो। जैसे आप पता चला वो आपको एक साल की सैलरी भी दे रहे हैं तब आप जाओगे या नहीं जाओगे। एक साल की सैलरी भी दे रहे हैं, वो आपको मेडिकल ट्रीटमेंट भी नहीं दे रहे हैं तो आप कोई मेडिकल ट्रीटमेंट या मौलिक अधिकार बनेंगे तुम्हारे बाहर है, लेकिन फिर आप वो भी कोर्ट मार्शल के फैसला होगा। जजमेंट्स नहीं है लेकिन संशोधन से नहीं है। आगे जा सकते हो गुजरात डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ऐसे केस पास में तो गवर्नमेंट सुविधा भर्ती करती है, उन्हें 8,000 9,000 दे देंगे, पैसा गवर्नमेंट देती है, तो इससे गवर्नमेंट लागू नहीं होगा। बिल्कुल नहीं हो सकता। सरकारी कर्मचारी एग्जाम में बैठ जाता है, अलग तरीके से आता है, जो मानक पूरी होता है उससे होता है। आप मतलब आप ऐसा नहीं होता। आप जो बोलते हैं ना प्रश्न वाचक संख्या संख्या 17 वाला होता है
वाला बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है पूजा ने। जिस तरीके से राष्ट्रपति अपनी वीटो की शक्तियां प्रैक्टिस करके चुप हो जाता है, किसी बिल को ना पास करेगा ना कुछ करेगा और जेल में रखेगा, क्या सुप्रीम कोर्ट किसी ऐसे निर्णय पे चुप्पी साध के मना कर सकता है कि हम डिसीजन नहीं देंगे, या हो सकता है उसका निर्णय दे ही ना? बताओ। ग्रुप ए नहीं, ग्रुप सी है ना ये तो। अच्छा ए है क्वेश्चन। ये है क्या सुप्रीम कोर्ट के पास एक फैसला पहुंचा निर्णय, क्या सुप्रीम कोर्ट जब कहते हैं कि हम नहीं दे रहे इसके लिए, हमारा मन नहीं निर्णय लेंगे, क्या कर सकते हैं? जैसे राष्ट्रपति के पास वीटो पावर है। चलो ग्रुप ए बताओ। हाँ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। हाँ इधर बताओ। ये अच्छा क्वेश्चन है, मैं किसी का मुझे पता है। उस केस का नाम नहीं, राम मंदिर वाले का निर्णय नहीं लिया था, मस्जिद का निर्णय देने से मना कर दिया, उसका तो फैसला हो गया। इससे पहले मैं बता रहा हूँ उसने फैसले की बात की, वो मैं बताऊँ। इससे पहले चलो इसका अंतिम निर्णय सुन लो। वैसे पूजा का क्वेश्चन जो है वो हमारे HJS के लिए है, हायर जुडिशियल सर्विसेज के लिए। एक ADJ का एग्ज़ाम होता है, उस एग्ज़ाम में ऐसी प्रैक्टिकल सिचुएशन पूछी जाती हैं। तो मैं इसका आपको बेसिक आंसर दे देता हूँ जो बिल्कुल क्लियर है। ध्यान से सुनो। कब सुप्रीम कोर्ट निर्णय देने से मना कर सकता है, इस बात को ध्यान से समझो। जब उस बात पर डिबेट, डिस्कशन, वोटिंग संसद में चल रही हो, या संसद के द्वारा उस पर कानून बन रहा है और संसद ने समय ले रखा है कि अभी मुझे 6 महीने का समय मिलेगा जब मैं इस पर कानून बना के तैयार करके दे दूंगा। क्योंकि देखो हमेशा याद रखना, जो भी मैटर कॉन्स्टिट्यूशन की किताब के अंदर है उससे सुप्रीम कोर्ट नहीं भाग, उसमें एक एक आर्टिकल का ओपन करने का, इंटरप्रिटेशन करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है। सुप्रीम कोर्ट के पास 3 ऐसी परिस्थितियां आ जाती है जब वो वैक्यूम बन जाता है, यानी कि वो करे तो करे। तो पहली कंडीशन तब आ जाती है जब हमारे पास पार्लियामेंट के अंदर अभी पेश हुआ डिबेट, डिस्कशन होती है। इसका मैं एग्जांपल फार्म बिल जो था, किसान बिल था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देने से एक समय के लिए उनको टेम्परेरी अलग किया। बताओ इससे बात सबसे पहले। दूसरी बात यह है कि ये डिबेट, डिस्कशन की प्रक्रिया, वोटिंग प्रक्रिया होने के बाद इस पे एक्ट नहीं बना। ध्यान से समझिएगा, उन्होंने कहा था पहले एक्ट करने तो एक्ट को देखो। दूसरी बात एक और थी, ये सेंटर और स्टेट की लिस्ट का विवाद था, इसमें आप पॉलिटिकल पार्टी बनके नहीं आ सकते जब तक सेंटर और स्टेट इसमें ओरिजिनली सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जाएंगे। यही मैटर करता है सबसे सेकंड चीज। तीसरी बात है कि जो PIL फाइल करी जा रही थी उसमें वो सब्जेक्ट ही कवर था जो कि PIL के अंदर विषय की कैटेगरी बनी है। अब मैं आपको PIL का मिसयूज बताता हूँ, मजा आएगा। PIL का मिसयूज, आपने अखबार में क्रिटिसिज्म सुना होगा। PIL की फुल फॉर्म है जनहित याचिका। उसको कहा जाता है स्वयं हित याचिका, यानी कि पर्सनल इंटरेस्ट लिटिगेशन। आपने सुना कि नहीं? जो अखबार पढ़ते हुए आज से 2-3 साल पहले
याद होगा कि पीआईएल को क्रिटिसाइज किया गया था प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी कि आदमी अपने फायदे के लिए न्याय कराया करता है। पीआईएल समझो क्या होती है? पीआईएल कैसे होता है? आप सुप्रीम कोर्ट को एक पत्र लिख सकते हो, मेल कर सकते हो, लेटर लिख सकते हो, टेलीग्राम कर सकते हो, केस भी वकील के माध्यम से फाइल कर सकते हो, जिसमें आप चाहे उसमें आप व्यक्तिगत रूप से प्रताड़ित ना हुए हो, लेकिन आपको लगता है कि ये नियम, ये एक्टिविटी पूरे समाज पर प्रभाव डालेगा, तो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट देखता है, विचार करता है और निर्णय दे सकता है, वो पूरे भारत में लागू होता है। इसको कहते हैं जनहित याचिका। ऐसे सब कोई केस हुए हैं। सबसे आसान और सबसे मजेदार केस जो हुआ है वो हुआ था ताजमहल। आपको पता है ताजमहल के सामने जो है मथुरा के अंदर रॉयल रिफाइनरीज थी, जिसको जैसे आपके बैलपुर वगैरह टाइप है ना, ऐसा सरसों का तेल। अब जब फैक्ट्री में सरसों का तेल बनता था तो उससे फ्यूम्स होते, हवा के बड़े बड़े छोटे, और वो सारी पोल्यूशन जाकर के हमारे यहाँ ताजमहल के ऊपर जाके गिर जाती थी। तो सुंदर संगीत बनता था, शाहजहां की 14वीं बीवी के 16वें बच्चे का जो बनाया गया था पीला पड़ रहा है। हाँ, ऐसी कुछ था कि 14वें बच्चे को जन्म देने के बाद मरी, 100 में नहीं मरी। तब शाहजहां ने कहा था मैं वो काम नहीं कर पाया, आइए सकते, तो शाहजहां ने कहा मैं वो काम नहीं कर पाया और मैं तुम्हें दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह जो है गिफ्ट करना चाहता था। तो 22 साल में उस्ताद ईशा लाहौरी ने हाथों के माध्यम से ब्लूप्रिंट बना के तैयार कराया और किसी के हाथ में लगाया गया। ठीक है, हाथ काटने की लॉजिक नहीं है। तो इस ताजमहल इस खूबसूरती और प्यार की निशानी को और बालकपन की निशानी को, ठीक है, आप लोग जो है वो हटाना चाह रहे थे। तो क्या हुआ कि एक्टिविस्ट ने केस फाइल कर दिया। केस फाइल करा, इसको नाम जाना जाता है ताज पैट्रिशियन केस के नाम से। ये पीआईएल की जनहित याचिका कि ताजमहल पीला पड़ रहा है, पीला पड़ रहा है, तो लोगों ने कहा कि ताजमहल की भी थोड़ी जरूरत बदल रहा है, इसमें बदलने के किसी कारण नहीं, वो रॉयल नहीं है। तो फिर एक ताज पैट्रिशियन जोन विकसित किया गया जहाँ पे एयर पोल्यूशन वाली जितनी फैक्ट्रियाँ थी वो शिफ्ट कर दिया गया और हमारे ताजमहल को बचाया गया। ये बात है समझ में। अब सुनो, बिहार के जेल, बिहार उस्नारा खातून का आपने केस सुना है? उस्नारा खातून का केस सुना है? उस्नारा खातून का केस, अब सुनो ध्यान से। उस्नारा खातून जो थी उन्होंने बिहार के जेल के अंदर एक कमी पाई कि जेल के अंदर इतने अवैध कैदी खड़े हुए थे जिनका प्रोसीजर गड़बड़ है। जैसे पुलिस ने उनका चालान कर दिया, जेल में डाल दिया, अब उन्हें 24 घंटे की सजा हुई, लेकिन उनका कोई वकील नहीं आया, कोई रिश्तेदार नहीं आया, कोई चालान नहीं करता है। 15-16 सालों से जेल में गिरा हुआ। हुसैनारा खातून का दिमाग घूम गया। हुसैनारा खातून ने जो है वकील साहब अपने उनका नाम उनका टाइटल था, मेरे गाना उनका नाम बड़ा ईरानी है, वो मैं कॉपी में लेके लाया था, तो उनको कहा जाता है कि मदर ऑफ पीआईएल, जैसे फादर ऑफ पीआईएल एमसी ने वो अंग्रेजी ईरानी व्यक्ति का नाम है, बड़ा टैलेंटेड नाम है, अच्छा नाम है। तो उन्होंने क्या करा, जब पीआईएल फाइल हुई उनके माध्यम से हुसैनारा खातून के केस में, तो बिहार की सरकार खड़ा वहाँ पे उसने कितने सारे फैसलों को सुना। अब इसी याचिका का इस्तेमाल करते हुए और राज्यों में भी फाइल होना शुरू हुई। तो 35,000 पूरे भारत में ऐसे कैदी छोड़े गए जो छूटने चाहिए थे 24 घंटे के अंदर, वो 16 साल से सजा काट रहे। उन्हें लॉ पता ही नहीं। अब कोई अनपढ़ आदमी है, उसे कहते हैं पुलिस उठा के लेगी तो वो तो भय के कारण ही मर जाए। अब वहाँ उसे जेल में डाल दिया, उसे ये नहीं पता कि मैंने अपराध करा है, 7 साल से नीचे है, मोटरसाइकिल चोरी के अपराध में फांसी हो सकती है, नहीं हो सकती है, तो साहब मजे से जेल में बैठ रहा है। तो उसे कहा कानून में भाई जेल भरो, आप लोग बंद करो, ये सबको निकालो बाहर, फालतू को तुम्हें जेल भर दो। तो उसे नारा कानून के इस केस को पीआईएल में मान लिया। अभी तक हम पीआईएल के फायदे ना रहा, वो नुकसान भी नहीं। फिर एक केस और है ओलेगा टेलिस। ओलेगा टेलिस का केस आता है कि आप सभी लोगों ने 12 से 13 दिसंबर के बीच में घटना हुई थी भोपाल में, सुनी थी सभी ने? थोड़ा सामने आ जाए तभी तो लाइक सब्सक्राइब आए। हाँ, तो ओलेगा टेलिस वाले केस में क्या कहा गया था? आपने भोपाल गैस ट्रेजेडी सुनी है ना? भोपाल के अंदर 12 से 13 तारीख को मिथाइल आइसोसाइनेट फैल गया था, जहाँ पे बहुत से सारे लोग मर गए थे। तो ओलेगा टेलिस में पीआईएल फाइल करी गई। ये कहा गया कि ये हादसा रोका जा सकता था। कैसे? वो फैक्ट्री जनता के बीचों बीच, पॉपुलेशन के बीचों बीच स्थापित कर दी गई थी। अगर ये बीचों बीच स्थापित ना करके शहर से कहीं बाहर स्थापित कर दी जाती तो फिर हो सकता है हादसा होने से बच जाता। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा बहुत बढ़िया पीआईएल है, ओलेगा टेलिस को रूलिंग मान लिया गया, कोई भी केमिकल हार्मफुल जैसी फैक्ट्री शहर के अंदर नहीं होगी। इतने बचाव के बाद भी 7 मई 2019 को वाइजैक में कांड हो गया। आपने सुना होगा वाइजैक के अंदर जो साउथ कोरिया की कंपनी थी, शायद एलजी थी या कौन सी थी, वहाँ पर एक ब्लास्ट हो गया। और वाइजैक कहीं विदेश की जगह नहीं, इंडिया के अंदर है। अच्छा, विशाखापट्टनम, केरल नहीं, विशाखापट्टनम।
तो वहाँ पे 22 है, वहाँ पे ऐसी हो गई भी ट्रेजेडी। तो ओलेगा टेरेस के केस में PIL में फिर से जनता की जीत हुई। एक ऐसा भी केस आया था PIL के माध्यम से शिव काशी का, वो MC मेहता ने फाइल किया था। MC मेहता ने कहा था कि 14,000 बच्चे जो हैं वो पटाखों की फैक्ट्री में काम कर रहे हैं जिनकी आयु 9 से 12 साल की है, और उनको इसलिए इस्तेमाल किया जाता था क्योंकि छोटे बच्चों के हाथ छोटे होते हैं, लेकिन उससे काम बड़ा कराया जाता है। बंदूक को सॉरी जो बारूद होती है उसको पटाखों के अंदर फिल कराया जाता है, तो छोटे हाथों से ज़्यादा फैक्ट्री नहीं बन सकते। तो MC मेहता ने कहा ना हम नहीं भरने देंगे तुम्हें बात। MC मेहता ने PIL फाइल की और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मीडियम चाइल्ड लेबर करा है बाहर कर दिया। तो ऐसे नंबर ऑफ केसेस हैं। कल मैंने विशाखा के बारे में बताया था, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2005 की कोई महिला कर्मचारी अगर कहीं भी ऑफिस या कार्यालय में नौकरी कर रही है और उसके साथ रेप हो जाए तो कानूनी नहीं है कि पनिश इसमें करो। 376 नहीं कहता महिला का रेप हो जाए और ऐसे आगे कोई महिला होती है एज की महिला, लेकिन अगर कोई महिला कर्मचारी है बस में ड्राइविंग कर रही है, रेप वाले इसकी शिकायत, तो वो अपने वर्क प्लेस पे उसके साथ अगर बलात्कार हो जाएगा तो क्या होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का विस्तार किया तो तुरंत ही आदेश दिया तब प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एक्ट वर्क प्लेस नाम का एक लॉ भी बन गया। तो अभी तक आपको PIL की खूबसूरती दिख रही है। अब हम दिखाते हैं PIL किस तरीके से प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन है। अब और मजा आएगा। अब होता क्या है, ध्यान से सुनो। ये है बिल्डिंग, ठीक है, और एडवोकेट तो मैं ही हूँ तो मैं अपने आप को ही ले लेता हूँ, ठीक है। अब मुझे पता चला कि मेरे एरिया में 50 करोड़ की बिल्डिंग बन रही है, ठीक है। अब मैं खुद को नहीं लेता हूँ कि बेरोजगार बोलना पड़ेगा। तो मान लीजिए अगर वकील साहब थे, वो बिल्कुल एकदम बेरोजगार थे, कुछ नहीं पता था, मैं PIL के अधिकारी वो 50 करोड़ वाले बेटे के पास गए, उन्होंने देखा बिल्डिंग पूरे बाहर। फिर उन्होंने ये देखा कि इस बिल्डिंग के अंदर घिसाई उताई लगाई सब कुछ चल रही है, दीवार पत्थर उड़ रहा है, ये हो रहा है, इससे पर्यावरण को नुकसान। उन्होंने उठाई PIL कोर्ट में डाल दी, और जब तक PIL की जाँच इंक्वायरी इस बिल्डिंग को भी तब तक बिल्डिंग बनने का दिया इसलिए। अब वकील साहब है मालिक के पास किसी बिल्डिंग में दाम हो जाते हैं, बोले 50 करोड़ की है, 5 करोड़ हमको दे दो, अभी PIL वापस ले लेते हैं। तो मुझे ये बताओ, जनहित याचिका आपको नजर आ रहा है या स्वयं हित याचिका नजर आ रहा है? इसी अखबार वालों ने इसको स्वयं हित याचिका कह दिया, और ये PIL से वकील नहीं, साधारण बिल्कुल एकदम अनपढ़ आदमी भी फाइल कर सकता है, वो भी पहुंच जाए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने 12 कैटेगरी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा सेक्सुअल ऑफेंस है PIL कर सकते हो, किसी मजदूर का हक मारा गया PIL कर सकते हो, टेररिस्ट का मैटर है कर सकते हो, बॉन्डेज लेबर है कर सकते हो, रेलवे फास्ट ट्रैक कोर्ट का मामला है तब भी कर सकते हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट नॉर्मल का मामला है तब भी कर सकते हो, कोई भी ऐसे मामले पे तुम याचिका दायर कर सकते हो। लेकिन अगर तुमने एक फर्जी 50 करोड़ के बिल्डर वाला काम करा तो हम तुम्हारे खिलाफ लगाएंगे जुर्माना। इसीलिए PIL पे जुर्माना लगना शुरू हो गया। अगर आपको कोई बेबुनियादी PIL फाइल करेंगे, जैसे रेफरल कांड के बाद PIL फाइल होगी, हमें ब्लेम कीमत चाहिए, तो यार कोर्ट को लगा कि जब ये राष्ट्र की सुरक्षा की एक बात दे दी, RTI में जवाब नहीं दे सकते, सेक्शन 22 में प्रोटेक्ट कर रखा है, रेफरल में डील हो चुकी है, सब कुछ हो गया, विपक्ष विरोध कर रहा, समझ में आ रहा है। तुम अपने घर में दहेज वाली टीवी लेके उसमें 250 का रिचार्ज करा के तुम कार्यक्रम देख रहे हो, तुम्हें रेफरल की कीमत जानी नहीं तो भैया। तो इस PIL लोगों ने कर दिया, बात आई समझ में। तो इस तरीके की चीजें होती हैं जब सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ता है कि टाटा बात आई समझ में। इसलिए PIL को प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन के नाम से क्रिटिसाइज किया जाता है। तो सर क्या आपने PIL इंडिया में इंपॉर्टेंट टूल है? अब आपसे सबसे भयानक क्वेश्चन, PIL कहीं भी संविधान में लिखा नहीं है, ठीक है, लेकिन PIL की शक्ति सुप्रीम कोर्ट को कौन सा अनुच्छेद जो बताएगा उसको उसी पे हम काय पैसे खर्च करें, हमें 2000 मिल रहे हैं, 1990 काय करें अपने यहाँ। चलो कौन बताएगा कि PIL जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल ओवररीच कौन से अनुच्छेद से जन्म लेती हैं, ये नदियों का संगम कहाँ से आता है, गौमुख से आता है कि कहीं और से? तो पढ़ा होगा ना भागीरथी, अलकनंदा और ये सब। हाँ बताओ। आर्टिकल 21, वाह बिल्कुल गलत। और 39 का A और B भी नहीं, जिसमें फ्री लीगल एड है, उस पर भी आएंगे नालसा पे। और बताओ, इसीलिए मैंने कहा अधूरा बात ये है फंडामेंटल राइट में डूबे हुए हैं 26 साल में, तो सबसे पहले दिमाग में फंडामेंटल राइट अभी मैं क्लियर करूँगा। इस समय हमारे 26 तारीख वाले एस्टिमेट में मम्मी को एक 4 किसी ने कंपनी से की अब वो तुरंत मम्मी का हमारे घर का 4 की तैयारी सब कर रही है।
आदमी को मैसेज करा तो उसने रिप्लाई नहीं दिया, बोले वो राइट टू साइलेंस सर्टिफिकेट राइट टू लॉक बैंक में जा रहे हो मेरा कितना अकाउंट है कह नहीं आर्टिकल इनका रिश्ता का अधिकार तुझे क्यों पता है तो हमने कंप्यूटर भी नहीं चेक किया ये मैं कर इसका आंसर है अनुच्छेद 142। अनुच्छेद 142 कहता है कि कोर्ट हर कोर्ट डिग्री और एनीथिंग कर सकता है। मैंने वो बताया था मेरे मैंने कहा ना 26 फंडामेंटल राइट 26 अगर कोई पॉलिटिकल लीडर का बर्थडे भी है तो फंडामेंटल राइट्स 21 हो गया 39 हो गया 24 ठीक है तो हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में चले गए, ये जुडिशियरी चाहिए, ठीक है तो उसको हम क्यों नहीं कह सकते कि ये जुडिशियल एक्टिविज्म या पीआईएल? जब मौलिक अधिकार की बात आई तो मौलिक अधिकार के अगर कोई भी नियम हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा कि अनुच्छेद 21 के अंदर दो चीजें मानव दूसरे एस्टेब्लिश्ड लॉ वो अधिकार दिया जाता है किसी नागरिक को या सामने वाले व्यक्ति को, लेकिन यहाँ जुडिशरी को जो अधिकार प्राप्त है सब कुछ बदलने की शक्ति को 121 के तहत आपका जो आंसर आ रहा है ये है कि अगर टेररिस्ट है और उसके साथ अन्याय हो रहा है तो वो जाके 21 को क्लेम कर सकता है, लेकिन जुडिशरी से ये नहीं कहेगा कि तुम पीआईएल से मामले चलाओ, उसके लिए आप नहीं कर सकते। उसमें टेररिस्ट आएगा कि आपके ऐसा मामला होता है उसके तहत इस तरह का अन्याय हुआ